पूरे देश में इस समय यूजीसी बिल को लेकर के एक माहौल बना हुआ है। अपर कास्ट के लोग यूजीसी बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार में भाजपा के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था हर राज्य में, पूरे देश में, तो ऐसे टाइम पे ये बिल की क्या जरूरत थी? एक हमारे यहाँ इसमें ब्रज में और बुंदेलखंड में कहावत कहते हैं, आधी को तज पूरी दावे, आधी मिले ना पूरी पावे। मतलब अगर आपके पास आधी रोटी है ना तो उसको पहले खा लो, उसके बाद फिर अगर बीच में उसको छोड़ के जो पूरी के चक्कर भागते हैं उन्हें ना वो मिलती है ना कोई, वही बीजेपी का हो गया। क्योंकि बीजेपी को 2014 के बाद इवन पहले भी आप ये समझो कि सवर्ण का वोट मिलता है पूरा, और बीजेपी अभी कहीं ना कहीं बीच में ये अखिलेश यादव का पीडीए और तमाम चीज़ों को लेकर उनको लगा कि हमें जैसे दलितों का उनको लगा कि वोट बैंक हमको जो मुफ्त खाद्यान्न योजना है उससे मिल रहा है। अब अखिलेश के पीडीए की वजह से उन्होंने गैर यादव ओबीसी अति दलित वाले वोटर भी उन्हें लगा कि मिलने चाहिए। उसके लिए और इनके प्रकल्प और अभियान पार्टी लेवल पे चल रहे हैं, वो प्रभावी भी है। लेकिन पता नहीं किसने इनको ये फॉर्मूला दे दिया बीच में कि आप ये जो बिल ले आइए यूजीसी वाला, तो उसको लेकर आपको ओबीसी और दलितों के वोट बैंक और वो ज़्यादा मिल जाएंगे। हुआ उल्टा कि वो वोट बैंक तो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा पता नहीं, बट जो इनको मिल रहा था वोट बैंक वो एकदम नाराज हो गया, विस्फोटक स्थिति पहुंच गई बहुत ज़्यादा बीजेपी के लिए। अब इसको समझने के लिए ये है कि सबसे पहले अब इसके पीछे दो थ्योरी है। एक तो ये हुआ क्यों, तो कई लोगों का कहना ये है कि यूपी में योगी वर्सेस सेंट्रल लगातार चल ही रहा है जैसा लोग बताते हैं, तो योगी को एक तरीके से कमजोर करने के लिए, क्योंकि यूपी में योगी मतलब सवर्ण का चेहरा ठाकुर सीएम है, और यूपी ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ अभी इलेक्शन आ रहा है, और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता भी तय होता है। लेकिन योगी को लोगों का ये तमाम लोगों का कहना है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये पता नहीं। तो क्या भाजपा इतना रिस्क लेने को तैयार है कि योगी को काउंटर करने के लिए अपने अपर क्लास के वोटर्स को तक को वो नाराज करने को तैयार है यूजीसी बिल के माध्यम से? इनको ये अंदाजा नहीं था कि अपर क्लास का वोट नाराज हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से हमने सुना है, और मैंने बहुत लंबे समय तक इस बिल को देखा, और हम खुद भी कई बार बातचीत में कहते हैं कि सवर्ण नहीं जाएगा, ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये बीजेपी से नहीं जाएगा। ये इस यूजीसी बिल को लाने से एक सेकंड पहले तक की यही स्थिति थी कि ये नहीं जाएगा चाहे कुछ हो जाए। यूजीसी बिल आएगा ये किसी के दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा कोई बिल आ जाएगा, क्योंकि इसको लेकर कोई प्रोटेस्ट तो हो नहीं रहा था, या तो कोई डिमांड हो रही होती तो ये लेके आते। ये क्यों लेके आए यही समझ में नहीं आया। अपने आप नहीं, शाम को किसी का मन हुआ और सुबह लेके आ गए, उस तरीके से ये ले आए। तो इसलिए ये किसी को आइडिया नहीं था, इनको क्या सवर्ण को आइडिया नहीं था कि अभी हम आने वाले कुछ वर्षों में बीजेपी से अलग जा सकते हैं। बिल्कुल। खुद जो वोटर आज नाराज है उसको भी आइडिया नहीं था कि मैं कभी ये सोच सकता हूँ कि बीजेपी से अलग चला जाऊंगा। इनकी आईटी सेल के अलावा आप देखोगे तो मैं कई नाम आप खुद ही देखोगे कि गिनाने नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लगातार 2014 से इनके फेवर में लिखना बोलना इनके लिए लड़ना सारी चीजें कर रहे हैं। उनको क्या पता था कि ये स्थिति बन जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये चूक हो गई, ये बीजेपी से चूक हो गई, और बीजेपी का जो अपर क्लास जो इनका फिक्स वोटर है उसको इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, फॉर ग्रांटेड, और जो बैकवर्ड वोटर है उसको और ज्यादा मात्रा में और ज्यादा संख्या में वो अपनी तरफ करने के लिए बिल लेकर के आ गए। अब लेकिन अब इसको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं इस पूरे अभी के सिनेरियो में देश में क्या स्थिति बनेगी उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब रिजल्ट कार्ड इलेक्शन से उनका आज और कल और आने वाला कल सब उसी से तय होता है। तो इलेक्शन कहाँ आ रहा है? उत्तर प्रदेश में, सबसे महत्वपूर्ण राज्य, सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य। तो अब वहां समझो कि आपको अगर कुछ सेट भी करना था तो अभी यूपी में करना था, बाकी जगह नहीं करना। तो यूपी में भी ऐसी जरूरत नहीं थी। अभी इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया पंकज चौधरी कुर्मी, और इसके अलावा भी आप देखोगे तो संगठन मंत्री कुर्मी सैनी समाज से आते हैं, सॉरी कुर्मी नहीं सैनी समाज से आते हैं, धर्मपाल सिंह। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी कोई इन सब जातियों को लेकर प्रतिनिधित्व में कहीं गड़बड़ी थी।
ये बीजेपी अपना सत्ता संतुलन उस तरीके से बनाए हुए थी। बनाए हुए थे। अभी कैबिनेट एक्सपेंशन की बात चल रही थी, तो कैबिनेट एक्सपेंशन में ये चल रहा था कि शायद एक डिप्टी सीएम और बढ़ा देंगे। एससी एक छूट रहा था इनसे, ब्राह्मण के तौर पे मान लो ठाकुर के तौर पे आपके वो हैं ही सीएम, ब्राह्मण के तौर पे डिप्टी सीएम हो गए, मौर्य है ही केशव प्रसाद मौर्य। इधर भी आप देखोगे तो वो ओबीसी कमोबेश और इन सबसे ज्यादा ही इन्होंने दिया हुआ है उसको रोल पार्टी में, चाहे वो पंकज चौधरी हो, चाहे वो धर्मपाल सैनी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, तो इनको ऐसी कोई जरूरत नहीं। एससी छूट रहा था, एससी के लिए बात चल रही थी कि एससी महिला में ये शायद बेबी रानी मौर्य जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं उनको एडजस्ट करने के मूड में थे, उसको कर देते। इस तरीके का कोई इनके पास ऐसा कोई मजबूरी नहीं थी कि ऐसा कोई इन्हें फैसला लेना पड़े पार्टी में, तो इनके साथ गड़बड़ हो गया। तो अब इतना जो डैमेज हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है, अपर कास्ट के लोगों ने बनाया है, तो अब बीजेपी इससे कैसे निपटेगी यूपी चुनाव से पहले? बीजेपी निपटने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी का इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो निपटता है संघ। बीजेपी क्या निपटेगी? बीजेपी आप ये मान के चलो कि अभी कैबिनेट एक्सपेंशन में एक आध ब्राह्मण को अगर मंत्री बना देगी, ये उससे कुछ होना नहीं, क्योंकि इनके पास जितने भी ब्राह्मण चेहरे भी हैं वो लगभग कोई भी अपने या ठाकुर चेहरे या कोई भी है ना, उनमें से जिनको ये बनाने का नाम चल रहा है वो उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो समाज पर कहीं प्रभावी हो, और जो प्रभावी हैं उनको ये बनाना नहीं चाहते। तो ये सब चीज़ें तो अगर कुछ कंट्रोल हो सकती है 2027 तक, वो संघ के अपने जैसे अभी हिंदू सम्मेलन चल रहा है संघ का, ठीक, हालांकि बड़ा नुकसान हुआ। हिंदू सम्मेलन लगभग 1 महीने पहले से चल रहा है। जैसे ही इन्होंने यूजीसी का वो किया तो मेरे पास तमाम जानकारियां कि कई लोगों ने मना कर दिया कि हम हिंदू सम्मेलन नहीं कराएंगे। हिंदू सम्मेलन आरएसएस का एक अभियान चल रहा है और वो समाज में अलग अलग जगहों पे सिविलियंस लोगों के सहयोग से, सोसाइटीज और उनके ही सहयोग से ही कर रहे हैं, वहीं के लोग जोड़ते हैं। उनमें से कई लोगों ने मना कर दिया कि हम दिन रात तुम्हारे लिए हिंदू एक करें और तुम डिवाइड कर दो यूजीसी के नाम पर। संघ को भी ये धक्का लगा। अब इसमें ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने क्यों किया, किसके कहने पे किया, क्योंकि इस तरीके के अमूमन जो बड़े फैसले होते हैं उनमें इनका ये रहा है कि आरएसएस की तरफ से इनके पास डायरेक्शन आता है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि इस तरीके का डायरेक्शन आरएसएस दे सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता आरएसएस की तरफ से आया होगा। तो अब सर ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी को जो इसका नुकसान हो सकता है यूजीसी बिल के कारण, तो इससे फायदा किसको होगा? अभी जैसे मुख्य विपक्षी दल तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी फिलहाल बीजेपी को रोकने में कामयाब होने की स्थिति में है। एक पार्टी है जिसको सब हल्के में ले रहे हैं और अभी बहुत लोगों का अनुमान ये भी है कि अब ये पार्टी खत्म हो चुकी है, वो है बसपा। मायावती ने सन 2007 से 12 में जब मुख्यमंत्री बनी, स्पष्ट बहुमत में उनकी सरकार आई, और उस समय उन्होंने अपर कास्ट और दलित का कॉम्बिनेशन साथ लेके सरकार बनाई, जो यूपी में पहली बार और बहुत रेयर है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी देखते हो कि नरेटिव बनाया जाता है ना, अपर कास्ट इस कास्ट का दमन करता है या ये कास्ट अपर कास्ट को, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन मायावती ने उस समय नाम दिया इसको सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर उनके यहाँ एक बहुत मजबूत पोस्ट हुआ करती थी, अब तो लोग भूल गए बहुत ज्यादा, उस समय हुआ करती थी मंडल कोऑर्डिनेटर। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई समझता है तो वो जानता हो भारतीय जनता पार्टी में एक पोस्ट होती है संगठन मंत्री। ठीक, भाजपा के ने संगठनिक दृष्टि से 4 या 5 क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है पूरे प्रदेश को। तो हर एक क्षेत्र का एक संगठन मंत्री होता है और फिर एक प्रदेश में संगठन मंत्री होता है, महामंत्री संगठन जिसको बोलते हैं। तो इसी तर्ज पर मायावती के यहाँ होता था मंडल कोऑर्डिनेटर। तो मंडल अब कैसे सोशल इंजीनियरिंग बनाया मायावती ने, मंडल कोऑर्डिनेटर जितने बनाए वो बनाए ज्यादातर दलित वर्ग से। ठीक है, टिकट दिए जो चुनाव में वो दिए ज्यादातर ब्राह्मण्स को, और दोनों कास्ट इससे जुड़ के आई और मायावती की सरकार बन गई। सेम वही स्थिति मुझे नजर आ रही है इस बार। अपर कास्ट में ये नहीं कह रहा अपर कास्ट मान लो सिर्फ ब्राह्मण है, ठाकुर हो गए, बनिए हो गए या ब्राह्मण्स, ये 2-3 कास्ट लगभग अभी जो नाराज हैं, इवन श्रीवास्तव, कायस्थ वगैरह भी। तो मायावती अगर उस फॉर्मूले पे कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव हो गई ना,
तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की स्थिति में है। अखिलेश के साथ अभी भी मुझे इतनी नाराजगी के बावजूद भी सवर्ण जाता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल वो सेम स्थिति है जैसे आरजेडी के बिहार में। उनके प्रवक्ता भी जैसे वहाँ कंचना यादव यहाँ भाटी हो, उस तरीके का वो बयानबाजी और पार्टी की कुछ उस तरीके का उन्होंने अपना इस समय का वो बना भी रखा है कि लगे तो वो अगर कोई फायदा मिल सकता है तो मायावती को मिल सकता है। मायावती को मिल सकता है। लेकिन मायावती फिर इतने टाइम से इनएक्टिव क्यों है? अगर वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहती तो आपको लगता है कि भाजपा इतने लंबे टाइम तक 2 टर्म में भाजपा नहीं आ पाती? मायावती के इनएक्टिव होने के कारण मायावती के इनएक्टिव होने के लिए आपको समझना पड़ेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब राजनीति से ज्यादा पैसे को महत्व देने लगता है ना तो उसका पता निश्चित है। देश में कई इस तरीके के एग्जाम्पल है। पार्टी हालांकि पैसे से चलती है, कहते हैं ना कि पार्टी चलाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको वो कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता के बाद चाहिए, कार्यालय चाहिए, कार्यालय के बाद कोष चाहिए, पैसा। कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष, 3 चीजों से पार्टी चलती है। तो पैसे के बिना नहीं चलती है। मगर कोई भी पार्टी सिर्फ पैसे को वरीयता जब देने लगती है तो दिक्कत हो जाती है। इसका एग्जाम्पल तो मायावती जो इतने दिनों से बाहर है ना, वो सिर्फ जनता की वजह से नहीं है कि जनता ने उनको नकार दिया है। मायावती खुद ही नहीं आना चाहती है, जो मुझे लगता है। उन्होंने इतना ज्यादा अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली कि बीजेपी के पास उनके मायावती के साथ सौदेबाजी करने के लिए बहुत उनके पास एक आधार है, पुख्ता आधार कई पॉइंट्स हैं उनके पास। मतलब वो नेगोशिएट कर सकती है भाजपा। आपको पॉलिटिकल अगर हमें हराना है पॉलिटिकली तो फिर आपके जो हमारे पास साक्ष्य हैं उन पे घेरेंगे। तो मायावती ने अपने आप को राजनीतिक तौर पे पीछे रखने मंजूर किया और अपने पैसे को मुझे लगता है बचाना वो किया। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे घटना, इसी लोकसभा इलेक्शन में एक घटना बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। किसी के पास उसके पुष्ट वो नहीं है कि प्रमाण, बट ये रही कि आनंद जो मायावती के भाई हैं, यही नोएडा में रहते हैं, उनको ईडी ने उठा लिया था। अच्छा, उनको ईडी ने उठाया रात को। ये कब की बात है, किस साल? ये इसी 2024 के इलेक्शन में एकदम से 2024 में बहुत लोगों को लगा कि मायावती एक्टिव हो रही है। उनका भतीजा है आनंद का बेटा आकाश। अच्छा। आकाश रैली कर रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत एग्रेसिव हो रहा था बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर बहुत आक्रामक था। एकदम से रात को खबर आई कि आनंद को उठा लिया गया है और सुबह ही सुबह आकाश को तुरंत पद से हटा दिया गया। आकाश की रैलियां पे रोक लगा दी गई कि आकाश कोई रैली नहीं करेंगे, सब कुछ सामान्य हो गया। तो ये एक इस तरीके के र्यूमर्स हैं। अब इसको और पैसा की कैसे प्रमाण है कि मान लो पैसा कितना है, तो इसका मैंने अपने आंखों देखा। मैं बताऊं कि अम्बेडकर पार्क बन रहा था लखनऊ में, तो उस समय पत्थर आ रहे थे। तो गोमती नगर विशाल खंड में एक सीए साहब थे, इतने छोटे से कमरे में बैठते थे वो, और उसी अम्बेडकर पार्क के वो कंसल्टेंट उसके प्रोजेक्ट में जुड़े, चाहे वो वित्तीय उनको सुझाव देते थे। और शायद कलकत्ता की कोई आर्किटेक्चर कंपनी थी जो डिजाइन वगैरह कर रही थी, उनके साथ भी उनका टाई अप था। कुल मिला के वो जुड़े जैसे ही तो 3 महीने के अंदर मैंने देखा कि उनका काया पलट हो गया। मतलब जहाँ पैसा कमा लिया। अरे जहाँ उनका छोटे से कमरे का कार्यालय था, उसी पूरी लेन खरीद ली उन्होंने, 3-4 कोठियाँ 3 महीने में। 3 महीने के अंदर कोठियाँ खरीद ली। सालों, 1 साल के अंदर तो मैंने देखा कि वो टूट के 5-5 मंजिल की बन गई। लिफ्ट लगी हुई है, जिसके यहाँ 2 मोटरसाइकिल पे स्प्लेंडर पे एम्प्लॉय सुबह आते थे, वहाँ साला पार्किंग में गाड़ियाँ 4 व्हीलर में एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनके 50-50 एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं। तो जब उस व्यक्ति ने इतना कमाया जो मायावती के प्रोजेक्ट में छोटे से जुड़ा हुआ है, तो मायावती ने कितना कमाया, पैसा बनाया। मैं नाम नहीं लूँगा, यही पश्चिम के एक मंत्री थे, उनके बेटे हमारे मित्र थे। तो उनके फ्लैट में हम अक्सर बहुखंडी में विधायक आवास हुआ करते थे, तो वहाँ पे जाते रहते थे। तो हर 15 दिन में नोटों की गिनती मिलती थी वहाँ। अच्छा। तो वो कहते थे यार हर 15 दिन में कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से, लोगों को तो लगता है केवल एक मायावती का जन्मदिन बड़ा चर्चित रहता था। नोटों की माला होती थी और लोगों को टारगेट दिया जाता था, मंडल कोऑर्डिनेटर इतना देगा,
पैसे कलेक्शन का। हाँ, पैसे कलेक्शन का, मंत्री विधायक कितना देगा, और एक मंडल कोऑर्डिनेटर के अलावा जिलाध्यक्ष ही शायद होता था उनके यहाँ पे, वो भी बड़ा मजबूत होता था। तो ये सब पैसे पहुंचाते थे, तो हर लेवल पे पैसा, टिकट बंटने पे पैसा, पद बंटने पे पैसा, फिर उसके बाद सरकार आ गई तो प्रोजेक्ट्स में पैसा, मतलब हर चीज पे पैसा। तो इतना पैसा कमा लिया मायावती ने कि मायावती उस पैसे को बचाना ही अब प्राथमिकता हुई। इसलिए मायावती मुझे लगता है अपने आप को बैक पे रखी हुई है, वरना मायावती पॉलिटिकली पहले की तरह एक्टिव हो जाए, उसी फॉर्मूले पे टिकट बांट दें, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाजपा के पास तो अभी भी उनके पास ये पावर है ही कि अगर मायावती एक्टिव होती है फिर से, जो भाजपा का नुकसान है, अगर उसको कैश कराना चाहेंगी तो भाजपा के पास तो ऑलरेडी पावर है कि मायावती को कंट्रोल कर ले। हाँ, इसीलिए मायावती उस कंडीशन में कैसे फिर इसीलिए मायावती एक्टिव नहीं हो रही है। ये बात सही है, आपने कहा कि विकल्प क्या हो सकता है, हो सकता है लेकिन हो कहाँ रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। मायावती इसीलिए चुप बैठी हुई है। इतनी तो मायावती नादान नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की इतनी बार मुख्यमंत्री रहना और पार्टी खड़ी कर देना कार्डर बेस्ड वहाँ पे, कोई मामूली बात है। तो इतना तो वो सब समझती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जैसे फिर करेंगे मायावती को बीजेपी फिर वहाँ से टाइट कर देगी। तो समस्या ये है। लेकिन फिर भी बीजेपी, मतलब चलिए एक बात मान ली जाए कि मायावती एक्टिव नहीं होंगी, उस परिस्थिति में भी आज, उस सिनेरियो में भी आज की जो परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं सवर्ण जो है अभी नाराज है। साल भर में क्या स्थिति होती है पता नहीं, साल भर में बदलने की संभावना ही ज्यादा है। यही सवर्ण फिर शायद हो सकता है सपोर्ट में इतना ही आ जाएगा, कुछ डैमेज कंट्रोल करने के। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बहुत कटे, हो सकता है बिल्कुल ना कटे। तो भाजपा कर लेगी, भाजपा नहीं भी कर लेगी तो कोई विकल्प सवर्ण को ऐसा दिख नहीं रहा है। अखिलेश के समाजवादी पार्टी के साथ जाने में अभी उतना कंफर्टेबल नहीं है। मुलायम सिंह के राजनीति करने का तरीका अलग था, अखिलेश यादव का राजनीति करने का तरीका अलग है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर जो अखिलेश यादव को जानते हैं वो सब जानते हैं कि अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके सलाहकार कौन है। अखिलेश यादव के समय पे अखिलेश यादव के सलाहकार हैं वो नए दौर के हैं, जिनको जेएनयू और उस तरीके की चीजें जो आजकल चल रही हैं वो समझ में आती हैं। मुलायम सिंह के समय पे ऐसे कोई सलाहकार नहीं थे। मुलायम सिंह के समय पे जमीनी नेता थे। मुलायम सिंह से कनेक्ट था जिनका, मुलायम सिंह का अलग मामला था। तो उस समय समाजवादी पार्टी, आप ये समझिए कि खूब क्राइम और तमाम चीज़ों में समाजवादी पार्टी की सरकारें नहीं तो इनको बहुत कंट्रोल नहीं कर पाई ये लोग। लेकिन फिर भी सरकारें बनी और मुलायम सिंह का साथ ब्राह्मणों ने भी खूब दिया। जनेश्वर मिश्र आपने सुना होगा, उसकी वजह है मुलायम सिंह की कार्यशैली। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, लोगों को ताज्जुब होगा। मुलायम सिंह पढ़ाते थे, करहल पड़ता है इटावा के, सैफई उनका है ना, अच्छा, सैफई के पास करहल जगह है जहाँ पे जैन इंटर कॉलेज है, इसमें मुलायम सिंह पढ़ाते थे, शिक्षक वहीं पे थे। तो पॉलिटिकली एक्टिव होने लगे थे मुलायम सिंह। उसी समय मुलायम सिंह पर जानलेवा हमला हुआ, गोली चली। तो उस करहल इंटर कॉलेज के उस समय जो प्रिंसिपल थे वो थे दुबे जी, वो गोली खा गए और मुलायम सिंह को बचा ले गए। अच्छा। तो आप समझो कि मुलायम सिंह की फिर उसके बाद जब सरकार बनी तो मुझे, मतलब मैं जानता नहीं था उन दुबे जी को, किसी ऐसे संयोग से मुलाकात हुई तो लाल कलर की पुरानी स्प्लेंडर, उस पर दुबे जी की बाद के बेटे दुबे जी तो मर गए, उनके बेटे 2 गनर गार्ड बैठ के घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा ये क्या है बताओ, स्प्लेंडर चल रहा है 2 गनर। उन्होंने कहा ये हमारा कुछ नहीं है इसमें, नेताजी की जब भी सरकार आती है तो हमारे यहाँ अपने आप 2 गनर आ जाते हैं, हमें नहीं पता कैसे। स्प्लेंडर में बैठ करके, अब है स्प्लेंडर तो उसी बैठ घुमा रहे। तो ये मुलायम सिंह की खूबी थी कि उनकी दूसरी पीढ़ी आ गई, तब तक मुलायम सिंह को याद था कि इसके किसी व्यक्ति ने मेरे लिए गोली खाई थी। और जब उनकी सरकार बनी तो 2 गनर भिजवा दिए वहाँ कि पंडित जी सुरक्षित रहने चाहिए। तो ये मुलायम सिंह की खूबी थी। उनके फिर दामाद और तमाम लोग नौकरी लगवाई, एक दामाद पॉलिटेक्निक में लगवाया और तमाम चीज। तो मुलायम सिंह ऐसे करके व्यक्तिगत तौर पे जोड़ना जानते थे। अब थोड़ा मुलायम सिंह तक रीच भी थी, लोग उनके सामने कुछ भी कह देते थे।
अब उतनी रीच अखिलेश यादव तक नहीं है, अखिलेश से लोग उतना कह भी नहीं पाते हैं, अखिलेश में उतनी सुनने की क्षमता भी नहीं है तमाम चीजें। अब उनके सहयोगी अलग तरीके, इसलिए समाजवादी पार्टी का जो वो है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की उसलिए स्थिति में नहीं नजर आती है। तो बात जहाँ से शुरू हुई वहीं पे, इसलिए मुझे लगता है कि सवर्ण नाराज है भारतीय जनता पार्टी ने सेल्फ गोल तो कर लिया है। मुझे लगता है कोई विकल्प ऐसा नहीं है। तो 2027 का इलेक्शन आते आते लौट के बुद्धू फिर वहीं घर पे आके फिर से बीजेपी वहीं दे सकते हैं, वोट देगा जो इस समय वोटर नाराज है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये फिक्स वोटर है भाजपा के, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आंदोलन करें या विरोध करें, लेकिन भाजपा अगर थोड़ा सा इनको कंट्रोल कर ले, हाँ, तो अपने हिसाब से इसी में यहीं पे कहानी का पूरा लबो-लुआब है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी पे इससे भी गलती हुई। भारतीय जनता पार्टी या हम या कोई भी XYZ जो समझता है राजनीति को, वो हमेशा ये कहता है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर सवर्ण ये बीजेपी से कहीं नहीं जाएंगे, ये बीजेपी के साथ ही फिक्स वोटर्स हो चुके हैं। तो जब आदमी ये मान लेता है ना ये किसी भी कीमत में कहीं नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा एक समय बाद फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। उसको लगता है ये कहाँ जाएगा, जो नहीं है उसको मनाओ, ये तो है ही अपना, इसको तो साले को मारोगे भगाओगे दुत्कारोगे तो भी यही रहेगा, तो भी हमारे साथ ही चलेगा। हाँ, इसके पास और कोई विकल्प नहीं है। उसके चक्कर में बीजेपी ये गलत फैसला लेगी। तो बहुत लोग इस बार ये चीज कह रहे हैं, इस तरीके का नैरेटिव एक बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश दिया जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे बंधुआ हैं। तो हो सकता है कोई इस तरीके का कुछ हो जाए, हालांकि अब उसकी संभावना इसलिए ना के बराबर है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार के ने कोई भी उस पर विरोध नहीं किया। अदरवाइज अमूमन ऐसा होता है कि इसमें सुनवाई के दौरान एडिशनल जनरल सॉलिसिटर जो इनकी तरफ से होते हैं तो वो कहते हैं कि एक बार इसको मिलौट पढ़ लो, इसका अध्ययन कर लिया जाए, दूसरी तारीख पे बात करी जाए। इस बार उन्होंने पूछा कि आपको कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ नहीं कहना, कोई दलील पेश नहीं करना। हाँ, एक तरीके से वो चाह रहे थे कि हमने गलती की है तो हम तो अब अपनी गलती को कैसे माने, हम तो रोक नहीं सकते, आप ही रोक के बढ़ती हुई आग को पानी डाल दो इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, इधर मुख्य विपक्षी दल जितने हैं उनमें से भी कोई मुद्दा नहीं बना पाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि 27 आते आते फिर ये यहीं पे आ जाएंगे, ये सारी चीजें नॉर्मल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला बीजेपी ने लिया क्यों, कहीं ना कहीं पार्टी में भी एक योगी वाला एंगल है, तो या फिर क्या जो टीम है मोदी वाली दिल्ली में जो काम कर रही है, वो जो शुरू में परफॉर्मेंस की बात थी और चीज़ों को प्रायोरिटी परफॉर्मेंस और चेक, वो सब धीमे धीमे खत्म हो रहा है क्या, वो एक सवाल है। अच्छा, इसको आप बंगाल चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं, बंगाल चुनावों में भी कुछ इसका असर हो सकता है, वो भी यूजीसी बिल को लेकर के। यूजीसी बिल को लेकर देखो, बंगाल नहीं, वैसे तो पूरे देश में ही आवाज़ उठी है। बंगाल में भी आप ये मान के चलिए कि कई लोगों से मेरी बात हुई, वहाँ पे भी ब्राह्मण्स जो है अपर कास्ट है, वो लोग इस चीज़ से नाराज हुए, नाराज हर जगह हुए। तो अभी बंगाल चुनाव में इनको हो जाएगा क्योंकि वो तुरंत आ रहा है। बंगाल चुनाव में मुझे लग रहा है इनको फर्क पड़ेगा। यूपी वाले चुनाव में आते आते चीज़ें बेशक सही हो जाए, लेकिन बंगाल इलेक्शन में इनको नुकसान होगा। ये यूजीसी बिल को लेकर के ही अपर कास्ट वर्सेस बैकवर्ड कास्ट के वोट्स में अंतर आएगा। नहीं, वैसे तो मान लो अपने क्षेत्रीय मुद्दे बंगाल की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अलग है, लेकिन यूजीसी बिल का तो नुकसान इनको होना है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में 3 महीने के अंदर जो इलेक्शन अगर कहीं होने होंगे उसमें यूजीसी फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 3 महीने बाद चीजें चूंकि पब्लिक भूलने लगती है वो अलग बात है। 3 महीने के अंदर जो भी इलेक्शन होंगे उसमें अगर इनको 20% नुकसान हो रहा है तो 25% होगा, 5% यूजीसी और इनको माइनस करेगा।